हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रेविटेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग देखेंगे। न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी मतलब क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मास का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सबसे पहले एक लॉ देखें क्या कि इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है, ये जानिए। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी प्लैनेट के लिए वैलिड है, या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए, या कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल हो या ना हो, यूनिवर्स में हो, अर्थ पर हो या कहीं पर भी हो, हर चीज के लिए वैलिड है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है राइट कि ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो कि सब चीज के लिए लग रहा है तो कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो आदमी है, उसके बीच में क्यों नहीं लग रहा है, दो बच्चों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं फील करता है। उस पर लगता तो जरूर है, लेकिन अलग बात है कि उस फोर्स की क्वांटिटी इतनी कम है, उसकी मैग्नीट्यूड इतनी कम है कि वो बच्चा फील नहीं कर पाता या हम लोग फील नहीं कर पाते। लेकिन वही अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ हो गया या हम लोग हो गए या कोई ह्यूमन हो गया, कोई मैन हो गया, कोई चिल्ड्रेन हो गया, और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि अर्थ इज अ बिग ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो उसको हम लोग फील कर पा रहे हैं। लेकिन दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को एक्सपीरियंस लगता तो जरूर है, लेकिन हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। मेन कारण नहीं है, तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसी कारण इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूटन ने जो डिफिनेशन दिया, ये जो लॉ दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो जो लिया तो उनका आखिर मतलब कहाँ से उन्होंने पुल किया, ये सोचा कैसे, पुल कैसे किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम लोग एक्सेलरेशन का बात करते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेलरेशन जानते हैं, जो एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, रेवोल्यूशन करता है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, v² डिवाइडेड बाय r, ये होता है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं। तो जो v² यहाँ कैपिटल R लिखना तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, v² डिवाइडेड बाय r होता है कैपिटल R। अगर इसमें हम लोग वेलोसिटी और रेडियस, जैसे कि अगर हम लोग मून को इसमें पुट करें कि मून कितने स्पीड से अर्थ का चक्कर लगा रहा है, इसमें अगर हम लोग वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द मून हम लोग डालेंगे तो इसमें जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू देगा और अर्थ पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है उसमें जो अंतर आता है, उसमें देखा जा रहा है कि जो मून का जो एक्सेलरेशन है अर्थ का ग्रेविटेशन, जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन उससे बहुत कम है। उससे उन्होंने नोटिस किया, r में m लिख देते हैं मून के लिए, और rn क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। ठीक है, तो इसमें जब हमारा जब वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं जब इसका हम लोग वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यही आ जाती है कि हमारा जो g का जो वैल्यू हो जाएगा, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन इन द मून, वो कम हो जाता है।
इसका कम हो जाता है, इसका मतलब हमारा क्लियर आ जा रहा है कि उससे हमारा न्यूटन ने एनालाइज किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। तो यही एक्सेलरेशन से उन्होंने इसको रियलाइज किया। तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग अब देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2। इसमें m1 m2 कुछ भी हो सकता है, अर्थ हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। और जब इसको हम लोग जब प्रोपोर्शनल को एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके में हमारा कांस्टेंट का कांस्टेंट आएगा। और जब कांस्टेंट आएगा यानी कि f इक्वल टू g टाइम्स ऑफ कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग कहते हैं m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड का है, ये हमारा वेक्टर सिंबल नहीं है, वेक्टर सिंबल को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक क्वांटिटी है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जो डिस्टेंस लेते हैं वो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ से है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई भी है, मास स्मॉल ले लेते हैं इसको, स्मॉल जैसे ए ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा ए डिस्टेंस यहाँ से इसका सरफेस के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, ए सरफेस के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, ए आर नहीं होगा, इसको हम लोग अगर इसको r1 कह दे, इसको r1 ए नहीं होगा, लेकिन जो होगा इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा ए वाला, ये डिस्टेंस होगा, ये होगा सेंटर के बीच पे डिस्टेंस r वेयर r इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन centers of the object, सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस है। सरफेस पर हम लोग नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इस आर को नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इस आर को। क्लियर है। अब ये हमारा वेक्टर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, प्लस एक पॉइंट और है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव नहीं होता है हमेशा। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम बताएं कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट को ये इधर खींच रहा है अपने की तरफ, और इस बॉडी को ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये बॉडी इसको ए हम लोग कह दे, इसको हम लोग बी कह दे, तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि जो फोर्स जो लगेगा ए पर बी के कारण, ए बी जो हम लोग ले दिए कि फोर्स ऑन ए बाय बी, ऐसे हम लोग लिख देंगे, फोर्स ऑन ए बाय बी, ये हो गया एफ ए बी। और ये जो बी ए है इसको हम लोग कह देंगे फोर्स ऑन बी बाय बी पर फोर्स किसके कारण, ए के कारण। ए हमारा इसको इस तरह लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि इसका दोनों का वैल्यू सेम होता है,
दोनों का वैल्यू हमारा क्वांटिटी सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगर वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, और हमने ये बताया गया थी, ये जो भी हमारा ये जो कंक्लूजन उन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, ये न्यूटन ने कहाँ से लिया, एक्सेलरेशन से लिया, जो एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके तौर पर इसको ड्राइव किया गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका वेक्टर नोटेशन है हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर ग्रेविटेशन फोर्स का हम लोग वेक्टर नोटेशन हम लोग देख सकते हैं। क्यों देखेंगे वेक्टर नोटेशन, क्योंकि हमारा डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या रहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ले लिए, छोटा बड़ा ले रहे थे ए बी करने के लिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट बी है, इसके बीच में जो फोर्स हमारा लग रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ ए बी, ए पर फोर्स ए पर बी के कारण जो फोर्स इधर लगेगा, जबकि बी पर ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बी ए। इसका अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन देखेंगे तो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर आर टू ए, सॉरी आर बी ए बी ए बी ए, आर बी ए इसको हम लोग कहेंगे और इसको हम लोग वेक्टर नोटेशन, ठीक है। ये आर बी ए बता रहा है कि डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किसके तरफ, मतलब इसको अगर फोर्स कहेंगे तो बोलेंगे कि ए पर फोर्स बी के कारण, और ए जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसका जो डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो फोर्स डायरेक्शन बी के तरफ, बी के तरफ ए से, मतलब बी के तरफ ए से बी के तरफ, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग इस टाइप से हम लोग वेक्टर नोटेशन हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बी ए इक्वल टू हमारा, जैसे कि ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है हमारा, आर डिस्टेंस, आर मैग्नीट्यूड इनटू आर बी ए, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर का कैप लगा देंगे, है ना, यूनिट वेक्टर का ऐसे कैप लगा। अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर बी ए, ये इंटर फॉर्म चेंज फॉर्म है, इसलिए इसको आर बी ए डिवाइडेड बाय आर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर हमारा देता है डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। तो जब हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स जब लिखते हैं, जब ग्रेविटेशन फोर्स लिखते हैं ए पर जब ग्रेविटेशन फोर्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं जी एम, चूंकि एक भी लिख दिए हैं तो हम लोग एक भी दे सकते हैं या m1 m2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार में तो हम क्या दिए थे, m1 m2 दिए थे, यहाँ पर हम लोग एक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 अगर हम लोग ले लेते हैं तो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1, मास ए का मास हो गया m1, बी का मास हो गया m2, m1 इंटू m2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा था r²। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आर बी ए, मतलब बी के तरफ, ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन है बी के तरफ है, मतलब इसको पुल करना है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एफ ए बी इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r²,
इसको हम लोग देखिए, ये वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखेंगे, थोड़ा यहाँ से यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही हमारा डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर लिखे। अब इस यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसके चेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, RBA डिवाइडेड बाय R, यानी कि इसको GM1 M2 डिवाइडेड बाय ये वाला एक साथ आ जाएगा RQ इंटू RBA, इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, फोर्स हो जाएगा किस पर, A पर फोर्स किधर, तो B के डायरेक्शन में। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली हम लोग किस पर लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग इस पर B पर भी लिख सकते हैं। B पर जो फोर्स लगेगा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब ये फोर्स को हम लोग देखते हैं कि जो ये फोर्स लग रहा है, अब हम लोग A पर देख लिए फोर्स, अगर हम लोग B पर फोर्स लिखना चाहें तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाए फोर्स का तो FBA हो जाएगा। B पर फोर्स A के कारण इसका मैग्नीट्यूड तो मेरा सेम था, GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, FBA GM1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसका हमारा यूनिट वेक्टर लगा देंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो हमारा AB मतलब यूनिट वेक्टर AB मतलब कि जो B पर फोर्स लग रहा है, B पर फोर्स लग रहा है A की तरफ, इसलिए AB हो गया, A की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। आज इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फोर्स में, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि FBA इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू, इसके जगह हम लोग यूनिट वेक्टर उसी तरह चेंज कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर को अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, RAB डिवाइडेड बाय R, यानी कि हमारा हो जाएगा GM1 M2 डिवाइडेड बाय RQ इंटू R। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वेक्टर, यहाँ पर जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है B के तरफ है, ये जो फोर्स है A पर जो फोर्स लग रहा है वो B के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जबकि B पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे A के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। ये ही हमारा वेक्टर नोटेशन। बात आती है कि वेक्टर नोटेशन का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो कारण है कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा कोई जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर का एक ही डायरेक्शन में, दो प्लेन में भी हमारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो सकता है। इसमें हम लोग कंपोनेंट जब तोड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग वेक्टर नोटेशन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। थैंक यू।